पहचान छीन रहे हैं, हमारा विचार छीन रहे हैं, हमारी सोच छीन रहे हैं और अपनी चीजें थोप रहे हैं, अपनी चीजें थोप रहे हैं। ये थोपना मैं इसलिए कह सकता हूं कि टेक्सास यूनिवर्सिटी में ज्योतिबा राव फूले पर रिसर्च हो रहा है। ये सज्जन बैठे हुए हैं यहाँ पे, टेक्सास यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं ज्योतिबा राव फूले पर। भारत में टॉपिक नहीं ले सकते। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोधार्थी रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो विषय हम लोग इस तरह का देते हैं वो खारिज कर दिया जाता है, इसलिए कि हमारा विचार वहाँ स्थापित होने लगेगा। जैसे इन्होंने अम्बेडकर को मजबूरी में स्वीकार किया है, वैसे सारे विचारों को स्वीकार करें। इसके लिए जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, शब्दों के द्वारा मूर्ख बनाते हैं। मैंने शुरू में कहा था ये अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन है, लेकिन इससे नहीं डरना। ये भाषा जो है मूर्ख बनाने के लिए ज्यादा है, तथ्य को समझने के लिए कम है। जो भाषा स्थापित कर सकती है उसमें अगर हम बात करते हैं, वो हमारी मदर टंग है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, और वही ये सरकार कर रही है। लेकिन कैसे? आप लोग जरूर 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 भरवाइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भरवाइए, जितना भरवा सकते हैं उतना भरवाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि पीछे से धक्का देने पर आगे बढ़ती है। तो जितनी लंबी कतार होगी फॉर्म भरने वालों की, हम उतनी ज्यादा सीटें ले पाएंगे, ये मेरा मानना है। और मैं दाखिला करता रहा हूँ, इसलिए जानता हूँ कि ये सही है। हमारे सांसद, हमारे प्रतिनिधि सब यहाँ बैठे हुए हैं, जो पंचायत के लोग, और सबका स्वागत है। सर संतोष सर ने कहा था अभी कि सकारात्मक बातें की जाए। सर सकारात्मकता ही है जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरे ख्याल से जितने लोग हैं सब सकारात्मकता के साथ ही उपस्थित हुए हैं, और आपका स्वागत भी हम लोग उसी सकारात्मकता के साथ कर रहे हैं कि आप हैं तो शायद मुमकिन है, आप जैसे लोग हैं कुछ संसद में बैठे हुए हैं, इसलिए भी मुमकिन है। ये मुझे प्रेजेंटेशन देना है कास्ट सेंसस पर। आप जानते हैं 1931 के बाद, मेरे ख्याल से कुछ साथी बीच में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस बहुत अधिक आ रही है। 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है। अंग्रेजी सरकार ने ये काम किया था। हमें उम्मीद थी कि आजाद भारत में इस काम में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी, लेकिन आज तक तो नहीं दिखी है। आगे सकारात्मक संभावना के साथ हम लोग कोशिश करते रह सकते हैं। ये पहला हमारा पॉइंट है, कास्ट सेंसस। इट इज इम्पॉर्टेंट। ये क्यों जरूरी है ये हमें समझना है। कुछ लोग हैं जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और हम लोगों का सिर्फ हक नहीं मार रहे, हमारी पहचान छीन रहे हैं, हमारा विचार छीन रहे हैं, हमारी सोच छीन रहे हैं और अपनी चीजें थोप रहे हैं, अपनी चीजें थोप रहे हैं। ये थोपना मैं इसलिए कह सकता हूं कि टेक्सास यूनिवर्सिटी में ज्योतिबा राव फूले पर रिसर्च हो रहा है। ये सज्जन बैठे हुए हैं यहाँ पे, टेक्सास यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं ज्योतिबा राव फूले पर। भारत में टॉपिक नहीं ले सकते। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोधार्थी रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो विषय हम लोग इस तरह का देते हैं वो खारिज कर दिया जाता है, इसलिए कि हमारा विचार वहाँ स्थापित होने लगेगा। ये डर है उनको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि विचार स्थापित हो गया तो राह रुकेगी नहीं, इसलिए वो चाहते हैं स्थापित ही ना हो। तो कुछ लोग ऐसे पदों पर बैठ करके हमारी हकमारी कर रहे हैं और उनको वहां से पदच्युत करने के लिए, हटाने के लिए हमें ये काम करना है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है? ये सारे वो लोग हैं जो मनुवादी हैं, या जो ऐसी सोच के लोग हैं जो ये मान लेते हैं कि ये सारा कुछ हमारा है। जो श्रम करने वाला है वो श्रम करेगा, जो शासन करता रहा है, जो शोषण करता रहा है वो वही बैठा रहेगा। तो इससे हमें इस तरह की सोच की लड़ाई को बल मिलेगा अगर जातीय जनगणना होती है तो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इसमें भी सरकार, पिछली बार कुछ और खेल हुआ था, इस बार देखिए कुछ लग रहा है कुछ और खेल होने जा रहा है। पिछली बार लोगों ने कह दिया जनगणना कराएंगे, जैसे तैसे कुछ आंकड़े देके चुप हो गए, वो भी आंकड़ा पता नहीं कहाँ है। इस बार जो सरकार कह रही है राज्य सरकारें करवा लेंगी, अपना देश की जनगणना भारत सरकार करवाएगी। ओबीसी की जनगणना, गाय गोरू पशु पक्षी पानी सब भारत सरकार करवाएगी। ओबीसी की जनगणना भारत सरकार नहीं करवाएगी, वो
वो राज्य सरकारों की जिम्मे डाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या किस तरह की सोच है। तो ये जो पिलर्स ऑफ पावर है, सत्ता का जो केंद्र है, वहाँ हमारा उस रूप में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जातीय जनगणना अगर होती है तो ये जो पिलर्स ऑफ पावर है, हम लोग इसमें अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी, प्रस्तुति, अपनी उपस्थिति के लिए लड़ सकते हैं। ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये आप हमेशा समझिएगा। सत्ता में भागीदारी मतलब सत्ता का हस्तांतरण नहीं है। सत्ता को सही से संचालित करना और जरूरतमंदों को जरूरी सेवाओं का लाभ मिलना, ये सत्ता का हस्तांतरण है। ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं, भागीदारी करना। ये कब संभव है? जब जाति जनगणना होगी, दबाव बढ़ेगा सरकार पर। छोटे मोटे जो आंदोलन होते हैं, चीजें होती हैं, लोग उसको रोक देते हैं। कोई न कोई नया एक सिक्का छोड़ देते हैं। कई एक ऐसे आदमी को पकड़ ले आते हैं जो हमारा प्रतिनिधि तो बन के जाता है, लेकिन संसद में बैठने के बाद भी क्या देता है कि देखो हमें तो क्या है, ये कह देंगे आपको इमली बोलो तो हम बोल देंगे। सब लोग बैठे इनकी बात नहीं कर रहे, ये लोग अलग ढंग से बाहर अपनाया। जो हमारे साथ खड़ा है वो अलग है, आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं उसको समेट नहीं रहा इसमें। ये इंपॉर्टेंट है। इसका आप जानते हैं कि जातीय जनसंख्या जानने समझने के फायदे क्या हैं। सरकार डरा रही है, आंदोलन हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं वर्ग को गिनवा लो। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप ओबीसी नहीं होते, तो आप जाति होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जितने लोग बैठे हैं और कुछ सरकारी संस्थानों में अगर कोई कार्यरत है तो सब लोगों ने फॉर्म भरा होगा, नहीं भी होंगे तो भी फॉर्म भरे होंगे। और फॉर्म में अपनी जात लिखोगे, पक्का है। वर्ग कोई नहीं लिखा होगा। वर्ग का सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, जाति बना के देते हैं, प्रमाण पत्र भी देते हैं, जाति लिखी होगी उसके, वर्ग नहीं। तो वर्ग गिनवाने के लिए कह रहे हैं, जाति नहीं कह रहे हैं कि जात गिनवा दोगे ना क्योस मच जाएगा। कैसा क्योस मचेगा? 1931 तक नहीं मचा, अचानक ऐसे मच जाएगा। तो ये क्या है? उलझाने का नया तरीका है, वो नहीं होना चाहिए। ये इससे क्या होगा? लेजिस्लेचर पर कैप्चर करने का एक तरीका, रास्ता बनेगा। आप देख लीजिए, 144 सीट उत्तर प्रदेश में लोगों ने भेजी है जजों की। कोई एक सिंगल नाम बता दीजिए दूसरी जाति का, सिर्फ मनवादी लोग। 144। आप फिर आरक्षण की लड़ाई लड़ने जाए सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला किसके पक्ष में होगा? आप समझ सकते हैं, प्रतिवादी भी वही होते हैं और फैसला देने वाले भी वही होते हैं। तो हम उसमें जाके करते क्या है कि विल्सन सर ज्यादा बढ़िया से बताएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। एग्जीक्यूटिव में हमें भागीदारी मिलेगी। जो लॉ के जितने पिलर हैं, जहां पे निर्णय होता है, वहां हमें भागीदारी मिलेगी। और जहां जहां मांग करनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे वो नियुक्तियां हो, चाहे कोई और हो। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था, सर टेक्सास यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। अगर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनूंगा तो आपको क्या लगता है मैं कभी तुलसी पे शोध करवाऊंगा? कभी नहीं करवाऊंगा। फूले पे शोध करवाऊंगा, अम्बेडकर पे शोध करवाऊंगा, मंडल पे शोध करवाऊंगा, पेरियार पे शोध करवाऊंगा। ये हमें तब हम कर पाएंगे जब भागीदारी मिलेगी। प्राइवेट बना के, प्राइवेटाइजेशन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, देश के सारे विश्वविद्यालयों में एंट्री पूरी तरह बंद है। 2005 के बाद कोई नियुक्ति परमानेंट नहीं हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 2-3 यूनिवर्सिटियों को छोड़ करके। और कहीं रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। सर कमेटियों में नहीं, इनके पास शिकायतें जाती रही है, ये ज्यादा जानते हैं हमसे। तो ये कॉन्स्पिरेसी एक तरह की, जिस कॉन्स्पिरेसी को लोगों ने बहुत सुनियोजित तरीके से हमारे यहाँ के ऊपर थोपा है। लिटरेसी में जब आप जाएंगे, मैं गांव में हल जोत के आया हूं और मैं जानता हूं मंडल कमीशन नहीं होता तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इस जगह पे कतई नहीं होता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको निष्क्रियंकुश व्यवस्था को ईमानदारी से लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये क्या करते हैं? मिस इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये इनकी गैंग है। टिकट बांटने से लेकर के, उम्मीदवार को स्थापित करने से लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाने तक सब जगह ये घुसपैठ करते हैं। और कोई संस्था उठा के देख लीजिए, चाहे अकादमिक संस्था हो, साहित्यिक संस्था हो, विश्वविद्यालय हो, प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, वो सारी कमेटियां हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे एजुकेशन की कोई और कमेटी,
किसी में भी आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग तो अपना हक मांगने लगेंगे, आप रिसर्च करवा देंगे खुले पर, उनका विचार जो है वो पब्लिक में स्टेबल हो जाएगा, इसलिए होने नहीं देना है। जैसे इन्होंने अम्बेडकर को मजबूरी में स्वीकार किया है, वैसे सारे विचारों को स्वीकार करें। इसके लिए जाति जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, शब्दों के द्वारा मूर्ख बनाते हैं। मैंने शुरू में कहा था ये अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन है, लेकिन इससे नहीं डरना, ये भाषा जो है मूर्ख बनाने के लिए ज्यादा है, तथ्य को समझने के लिए कम है। जो भाषा स्थापित कर सकती है उसमें अगर हम बात करते हैं, वो हमारी मदर टंग है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, और वही ये सरकार कर रही है। लेकिन कैसे? बिना कोई लिटरेचर तैयार किए नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। आप पढ़ेंगे क्या? क्योंकि टेक्स्ट ही नहीं है। ये समस्या आएगी अभी थोड़े दिन में सबके सामने। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके गलत तरह से विश्लेषित करके लोगों के बीच में फैला देते हैं। कहते हैं यही सत्य है, इसी को जानना है, इसके आगे मत सोचना। नुकसान क्या होता है, हमारा विचार एक फ्रेम में सिमट जाता है, हमारी मेहनत एक ऐसे डायरेक्शन में जाती है जिसका कुछ भी प्रोडक्टिव हमें नहीं मिलता। अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझे मिलता भी है तो सोसाइटी को तो बिल्कुल नहीं मिलता है, तो वहां हम सिमट जाते हैं। ये इनकी पहले से सोच रही है। हर चीज का मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए करते रहते हैं। यही इंटरप्रिटेशन का इनका तरीका है, शब्दों के जंजाल में घुमा करके लोगों को फंसा देना। पहले कह दिया जाति जनगणना करेंगे, क्या किया सब जानते हैं, अभी फिर कह रहे हैं कि अब हम नहीं करेंगे, राज्य करेंगे। ये शब्दों का जंजाल है, इसमें फंसना नहीं है। ये एक सिस्टम ऐसा है जिसने कभी नेशनल यूनिटी और सोशल हार्मनी, ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना होगी तो इससे सोशल हार्मनी बिगड़ जाएगी। सब जानते हैं कहीं भी जाति आधार पर दंगे नहीं हुए हैं, सांप्रदायिक होते रहे हैं, धर्म के आधार पर होते रहे होंगे और बहुत सारे आधार हैं। जातीय दंगे नहीं है। कौन एक जात का आदमी दूसरे जात को मार रहा है? ये कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। ये डराने के तरीके हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टी सिस्टम का, अब आप सर लोग यहाँ हैं, इस व्यवस्था का हिस्सा हैं, लोग जानते हैं, लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं है, जो जितना कर सकता है वो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें हम लोग सकारात्मक हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आबादी के अनुसार पार्टी के टिकट का रिप्रेजेंटेशन बंटवारा कहीं होता है? जाति के आधार पर तो बंटवारा होता है, किस जिले में, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में किस जाति का आदमी ज्यादा टिकट मिल सकता है, लेकिन आबादी के आधार पर नहीं मिलता। और जब वो आदमी जो जाति के आधार पर पार्टी टिकट देती है, जब काम की बात आती है तो पार्टी के आधार पर काम करवाती है, जाति के आधार पर काम नहीं करवाती। तो यहाँ हम ठगे जाते हैं, इसलिए कि हमें हमारी स्ट्रेंथ नहीं पता, हमें ये पता नहीं कि हम एकजुट होकर के क्या कर सकते हैं। ये बंटवारे में समानता आए, हर वर्ग के लोगों को टिकट मिले, हर वर्ग के लोग भागीदार बने, हर वर्ग के लोग अपनी बात करें, हर वर्ग के लोग अपनी समस्याएं दें, इसके लिए जरूरी है। तीसरा, एक जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको कैसे लोग इंटरप्रेट करता है, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया के माध्यम से, चाहे आधुनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे तकनीकी माध्यमों से, चाहे कोई पीछे एजेंसी छोड़ करके कैसे ये मीडिया को संचालित करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इसका उदाहरण 2-4 दिन पहले एक निशंस जो घटना हुई है उसके मामलों में एक मीडिया चैनल ने कह दिया था कि ये सुनियोजित दूसरे लोगों की साजिश है और सरकार को बदनाम करने का तरीका। आप समझ सकते हैं कि किसी मुद्दे को वो छोड़ते नहीं है, इसलिए कि संसाधन उनके पास है, रिसोर्स उनके पास है। कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? ये इसलिए नहीं चाहते कि आप जब कास्ट सेंसस में गाय बताया था मैंने कि ये सारी चीजें गिन लेते हैं, तो अब ये व्यक्ति गिनने में, किसी की जाति गिनने में, एक कॉलम बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहते नहीं है। और अगर ऐसा हुआ, जाति जनगणना हुई, उससे हम लोग समाज में समानता, सद्भाव, भागीदारी और सारी चीजें स्थापित कर सकते हैं। बिना किसी डेटा के सरकार ने EWS लागू कर दिया, कोई डेटा सरकार के पास नहीं है, लेकिन आज आप जाके कहिए कि हम 50% है, सरकार कहेगी डेटा दिखाइए। डेटा दिखाएंगे कहां से जब तक जनगणना नहीं होगी? तो जनगणना यहाँ जरूरी है। ये जो जनगणना है ये हमारे अंदर एक यूनिटी पैदा करती है।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जनसंख्या के आधार पर भागीदारी लेने में और देने में दोनों में मदद करेगी, सरकार को भी और लोगों को। जो स्कीम आती है, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे आर्थिक समस्याओं की हो, चाहे छोटे छोटे जो अभी सरकार जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर दे रही है उसकी हो, सब में भागीदारी मिलेगी, सब में सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन कितना या किसको कितना देना जरूरी है। ये जो बजट बनाने का है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें भी मदद मिलेगी कि किसको कितना जाना चाहिए या किस फील्ड में कहाँ देना ज़्यादा जरूरी है। जो कैटेगरी शेयर है वो बढ़ेगा, स्वाभाविक है। कैटेगरी शेयर अगर नहीं बढ़ेगा तो ये क्या है कि ओबीसी, ईबीसी, उसके नीचे एक और सी लगा के ये हमको आपस में बांटते रहेंगे। निश्चित है ये बांटते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है सबसे सरल तरीका यही है। ये क्या है, एंटी डोज टाइप का है। अगर जनगणना, जाति जनगणना हम लोग करवाने में समर्थ हो जाते हैं या करवा पाते हैं दबाव आन के, तो ये एंटी डोज टाइप का है। सारी समस्याओं का एक इलाज है जो हमें बिल्कुल जैसे एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन, वैसे ही ये चीज़ भी एंटीबॉडीज डेवलप करेगी और हम लोग आपस में लड़ने के बजाय जो भागीदारी का की जगह है, जो मंच है जहाँ से मिल सकता है, वहाँ के लिए दबाव बनाएंगे। सारी नियुक्तियाँ होती रही हैं, लेकिन जब से मंडल कमीशन शुरू हुआ है, धीरे धीरे सरकार ने सब जगह से कटौती शुरू कर दी और बहुत सारी जगह तो पूरी तरह बंद है। ये वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब क्या इसका आगे क्या रास्ता है या क्या इसकी सहूलियतें हैं, आप देख लीजिए। ये अपना इसके लिए हम जगह जगह ऐसे, जैसे सर बता रहे थे कि मंडल कमीशन को लागू करने के लिए, रिपोर्ट को लागू करने के लिए देश में हजारों सेमिनार किए गए। इसकी ज़रूरत है, जितने साथी हैं जिस तरह से कर सकते हैं योगदान, जितने मंचों पर, जितनी जगहों पर कर सकते हैं वो करना चाहिए। डिमांड सर जैसे बोल रहे थे कि लगातार सांसदों के पास आप पहुँचाते रहिए। स्वाभाविक है, नियमितता बनाना जरूरी है। बहुसंख्यक मीडिया, सोशल मीडिया जैसे साथी लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ बैठ के टाइम दे रहे हैं इतना, और अपने बहुत सारे पर्सनल बात छोड़ करके लोग लगे हुए हैं। इन लोगों के साथ मिल करके हमें काम करना चाहिए। सोशल पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप देख रहे हैं ये प्रयास यहाँ WTP और पैगाम मिलकर कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए, एक मंच पर लाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये काम हो। तीसरा लास्ट ये है कि बहुसंख्यक जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, हम सबसे गुजारिश करते रहे, जैसे संतोष सर ने हिम्मत दिखाई वैसे और लोग भी हिम्मत दिखाएं, हमारे साथ जुड़े, यहाँ आए, सपोर्ट करें। और इस मुद्दे को जब तक लड़ाई ना जीती जा सके, किसी मुगालते में रहते नहीं, फाइनल होके, पिछली बार मुगालते में रखा गया था 2011 वाले में, 21 में किसी मुगालते में नहीं रहना है। तो जब तक ये ना हो तब तक हम लोगों को ऐसे ही नियमितता बनाए रखनी पड़ेगी। सबको बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।